अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 12 9 क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में, जिसका नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस चैप्टर के अंदर आप जितने भी थ्योरम्स रिलेटेड टू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो भी आपके कोरोलरीज होते हैं, कोरोलरीज हम कहते हैं ऐसे पॉइंट्स को जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग की मदद से कोई आप बेसिक जिस तरह लॉ बनाते हैं उसी तरीके से आप कहते हैं यहाँ पर कोरोलरी हैं। तो कॉरोलरी आपके पास ऐसे पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स होते हैं जो लॉजिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ के बाद आप डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास कोई भी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आप ले लें जो कि लार्जेस्ट है, तो वो लार्जेस्ट ट्राइंगल की साइड, उसके अपोजिट एंगल जो भी होगा वो आपके पास भी लार्जेस्ट होगा, जिस तरह अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास इस चैप्टर के अंदर वही जो मैंने कहा कि आप यहाँ पर एंगल्स से रिलेटेड और साइड्स से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे और कोरोलरीज देखेंगे। कोरोलरीज और आपके जितने भी दूसरे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। पहला थ्योरम आपके पास है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। कोई भी आपके पास ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स अनइक्वल हैं इन लेंथ, तो जो भी आपके पास लॉन्गर साइड होगी उन दोनों में से उसका जो एंगल अपोजिट होगा वो बड़ा होगा। यानी कि अपोजिट एंगल, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मुझे साइड बी सी सबसे लार्जेस्ट नज़र आ रही है, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल ए कहलाएगा। तो यहाँ पर यही बात आपको समझाई है, आपका ऑब्जेक्टिव भी इसी को प्रूव करना है। आपके पास दो साइड है, फॉर एग्जाम्पल ए सी और दूसरा बी सी। इधर आपके पास इन दोनों में से लार्जेस्ट आपकी साइड ये है और इस लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल ए कहलाएगा। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जो गिवन है उसके अंदर यही चीज़ प्रूव करनी है कि एंगल ए आपके पास लार्जेस्ट है ऑफ ऑल दीज एंगल्स, क्योंकि एंगल ए के अपोजिट साइड लार्जेस्ट है। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है, आपके पास सिंपल सी एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं एम का मतलब मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, अगर मैं साइड बी सी को मेजर करता हूँ और साइड ए सी को मेजर करता हूँ, तो मेजर ऑफ लेंथ बी सी एंड मेजर ऑफ साइड या लाइन सेगमेंट ए सी, आपके पास बी सी बड़ा है एज कम्पेयर टू ए सी। और आपको प्रूव ये करना है कि आपके पास एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, क्योंकि ए सी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है छोटी है और इसके अपोजिट एंगल बी होगा। तो आपकी जो लेंथ छोटी होगी उसके अपोजिट एंगल ये भी छोटा होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। आप बी और सी को कट करेंगे एट पॉइंट डी और इस तरीके से कट करेंगे कि आपके पास ए से सी तक का डिस्टेंस बराबर हो सी से डी तक के डिस्टेंस के। तो अगर मेरे पास ए से सी और सी से डी दोनों एक दूसरे के बराबर हों इन लेंथ, तो आपके पास यहाँ पर एक नया ट्राइंगल आ जाएगा। आप ए से डी ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ये एक नया ट्राइंगल आ गया जिसमें आपका एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है। वजह उसकी है कि दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये बात आप पीछे थ्योरम्स में सीख चुके हैं। तो अब आप प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। प्रूफ की आप हेडिंग डाल के आगे आएंगे तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा इन ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास ट्राइंगल ए बी सी ये है। अब यहाँ पर गलती आपके किताब ने की हुई, हम यहाँ पर ट्राइंगल ए डी सी लेंगे। तो ट्राइंगल ए डी सी के अंदर आपके पास ए सी बराबर है सी डी के। यहाँ पर यही चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट की, रीज़न आप इसका लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में आपने किया। तो आपके पास इस तरीके से मेजर ऑफ एंगल सी ए डी, आपके पास सी ए डी ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ये बराबर होगा एंगल सी डी ए के। ये वाला एंगल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। वजह उसकी है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब आपकी दोनों अपोजिट साइड्स, एंगल 1 के अपोजिट साइड आपके पास साइड सी डी है और एंगल 2 के अपोजिट साइड आपकी साइड ए सी है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों के एंगल भी बराबर होंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे कि आपके पास यहाँ पर एंगल ए बी सी, अब यहाँ पर आपका एंगल ए बी सी, वैसे तो ये होगा एंगल ए बी सी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके किताब में एक और मिस्टेक है। इसको आप कहेंगे एंगल ए डी सी। तो आपके पास एंगल ए डी सी, ये एंगल नंबर 2 की बात होगी। वजह उसकी है, आपसे कहा है एंगल ए डी सी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी आपको नजर आएगा तो आपके पास ट्राइंगल ए बी डी ये वाली ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल ए बी डी के अंदर
आपके पास ये जो एंगल है जिसको आप एंगल नंबर 2 कह रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल हम कहते हैं जो ट्राइंगल के अंदर एंगल्स आते हैं, और एक्सटीरियर कहते हैं जो ट्राइंगल के बाहर एंगल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक लाइन है और इस तरीके से आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल आपका इंटीरियर एंगल है, और इसके बाहर जो एंगल बनेगा वो आपका कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब वो चाहे ये एंगल हो या ये एंगल हो या ये एंगल हो, कोई भी एंगल हो, ये सारे एक्सटीरियर कहलाएंगे जो ट्राइंगल से बाहर हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि आपके पास एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी आपका एंगल नंबर 2 है, ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के। और इसकी रीजन आप बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो मैंने अभी आपको समझा दी। तो आप कहेंगे देयरफॉर आपके पास अब एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए ये वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल नंबर 2 की। तो आप एंगल सी डी ए बोलें या ए डी सी बोलें, ज़ाहिर है एंगल तो वही होगा। तो आपका एंगल सी डी ए बड़ा है एंगल बी के, यानी कि एंगल नंबर 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी। ये आपके पास इस तरीके से लिखा, और इसकी रीजन ये है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है और ये आपका इंटीरियर एंगल है, और फॉर एग्जाम्पल ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आपके पास यहाँ पर ये लेंथ, ये आपके पास डिग्री, ये एंगल बड़ा होगा और ये वाला एंगल छोटा होगा। और आपके पास एक जर्नल लॉ है, रूल है कि आपके पास हमेशा एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि एंगल नंबर 2 बड़ा है आपके एंगल बी से। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए आपका यहाँ पर ये पूरा एंगल था, इस पूरे एंगल की बात करें, एंगल 1 से आगे तक आपका एंगल ये बड़ा है एंगल सी ए डी के मुताबिक। सी ए डी आपके पास एंगल नंबर 1 है, तो एंगल सी ए डी के मुताबिक अगर ये बड़ा है, ज़ाहिर है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसकी रीज़न आप देंगे कि आपका मेजर ऑफ एंगल ए जो है ये टोटल बराबर है सम ऑफ एंगल सी ए डी के, यानी कि सी ए डी आपके पास ये एंगल 1 होगा, और प्लस एंगल डी ए बी आपके पास डी ए बी ये वाला एंगल होगा। एंगल आपका यहाँ पर कोई नाम नहीं मेंशन, तो एंगल डी ए बी। तो बेसिकली आपकी ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो आपने कहा कि एंगल सी ए डी, सी ए डी एंगल ये है, और एंगल डी ए बी ये वाला एंगल है। तो इन दोनों को सम कर दें तो आपके पास एंगल ए पूरा आ जाएगा। तो जाहिर है आपके पास एंगल ए बड़ा है एंगल सी ए डी से। अभी हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी डी ए। एंगल सी डी ए एंगल 2 की बात हो रही है, सी डी ए। और उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास एंगल सी ए डी बोलें या सी डी ए बोलें, ये आपके पास सी डी ए है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में कहा था, शुरू में कह दिया था कि आपके पास दोनों आपके जो लेंथ हैं वो बराबर हैं, तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे यहाँ इस पॉइंट के अंदर। तो अब अगर मैं सी ए डी की जगह सी डी ए पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए शुड बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, और सी डी ए आपके पास बड़ा है आपके मेजर ऑफ एंगल बी के। तो यहाँ पर आपके पास सी डी ए ये गिवन है, आप इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो आपके पास ज़ाहिर है मेजर ऑफ एंगल ए बड़ा होगा मेजर ऑफ एंगल बी के। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो आपके पास सी शुड बी ग्रेटर देन बी। एक सिंपल सी लॉजिक है, ये लॉजिक आपकी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़, और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो सिंपल आपने इस वैल्यू की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, आपके पास मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी आ गया, और यही आपका ऑब्जेक्टिव था, यही आपको प्रूव करना था। आपके पास यहाँ पर ये थ्योरम इस तरीके से प्रूव हो जाता है। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल डिस्कस करवाई हुई है। आपको कहा है कि आपने प्रूफ करना है इन अ स्केलीन ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। आपकी लार्जेस्ट साइड यहाँ पे ए सी नजर आ रही होगी, इसके अपोजिट एंगल एंगल बी यहाँ पर गिवन है। इट इज ऑफ मेजर ग्रेटर देन 60 डिग्रीज, ये आपके पास 60 डिग्री से बड़ा है, इसको आपने प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, सिंपल एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जिसमें आपके पास मेजर ऑफ साइड ए सी बड़ी है मेजर ऑफ साइड ए बी के, और मेजर ऑफ साइड ए सी बड़ी है मेजर ऑफ साइड बी सी के। ज़ाहिर स्केलीन ट्राइंगल में आपके पास अगर एक साइड बड़ी है तो वो आपके पास बाकी दोनों साइड से भी बड़ी होती है। तो मेरे पास ए सी बड़ा होगा आपके बी ए से या ए बी से, और ए सी बड़ा होगा साइड बी सी से। और प्रूव आपको यहाँ पर ये करना है कि आपके पास जो एंगल बी है ये 60 डिग्री से बड़ा है।
अब इसको प्रूफ करने के लिए आप उसी तरीके से स्टेटमेंट में आएंगे, प्रूफ की हेडिंग वगैरह डालेंगे। आपने यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी आपके पास है। मैं यहाँ पर ट्राइंगल आपका दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे रफ सा मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है। आपके पास पहला पॉइंट है, इन ट्राइंगल ए बी सी आपके एंगल बी बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल ए से। एंगल बी आपके पास ये गिवन है, एंगल ए और एंगल सी ये दो हैं। तो जाहिर है ये दोनों आपके पास छोटे हैं एंगल बी के मुताबिक। वजह उसकी क्या है कि आपके पास ए सी सबसे लार्जेस्ट साइड है और ए सी के अपोजिट एंगल जो भी होगा वो आपके पास बड़ा ही होगा सबसे। तो आपकी साइड ए सी बड़ी है साइड ए बी के अपोजिट साइड आपका एंगल सी है और वही चीज़ आपने यहाँ पर बताई। और सिमिलरली बी सी आपके पास छोटी है, आपका बी सी के अपोजिट एंगल एंगल ए है, तो यहाँ पर एंगल ए भी छोटा है। यही चीज़ आप बता रहे हैं साइड को साथ में कोरिलेट करके, सामने आप दोनों को कंपेयर करवा के। तो आपके पास ए सी लेंथ बड़ी है साइड बी सी के मुताबिक और ये दोनों चीज़ें आपको गिवन हैं। तो सिंपल आपने कहा कि आपके पास एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। वजह उसकी क्या है कि आपके पास ए सी लेंथ साइड बड़ी है एज कम्पेयर टू ए बी साइड के। ये आपको दोनों चीज़ें गिवन है। सेकंड पॉइंट में आप कह रहे हैं लेकिन आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास सिंपल सा पोस्टुलेट है, एक आपके पास लॉ टाइप है। आपके पास तीनों एंगल्स ट्राइंगल के, ये जितने भी एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला दें वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये डेफिनेशन है, आपके पास एक तरह का लॉ है, आप इसको कोरोलरी भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक आपके पास यहाँ पर अगर एंगल ए की जगह और एंगल सी की जगह मैं एंगल बी पुट कर दूं, जो कि एंगल बी आपने यहाँ ऊपर अभी प्रूफ किया कि बड़ा है सबसे एंगल सी से भी और एंगल ए से भी, तो आप अगर एंगल ए की जगह एंगल बी और एंगल सी की जगह भी एंगल बी पुट कर दें तो अब आपके पास 180 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 60 से बड़ा आपके पास यहाँ पर 70 डिग्री ले लेते हैं। अगर ये तीनों 70 डिग्रीज पे आ जाएं तो आपके पास टोटल 210 अमाउंट बनेगा और 210 बड़ा ही होता है 180 से। तो यहाँ पर इसके मुताबिक आपने अब इन तीनों को ऐड कर दिया, आपके पास तीनों ऐड होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी आ जाएगा। रीज़न इसका सिंपल देंगे, आपने एडिशन किया है और नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर डिवाइड करवा दें, 3 को उधर भेज के डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 कर दें। तो आपके पास अब ये मेजर ऑफ एंगल ज़ाहिर है 3 और आप इसको 60 एक ही टेबल में आते हैं तो आपके पास मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 60 डिग्री। यही चीज़ आपको अपने इस थ्योरम में, इस एग्जाम्पल में प्रूफ करनी थी और आपने इस तरीके से थ्योरम की मदद से प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम में आपसे कहा है प्रूफ करें इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। कोई भी दो आपके एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो अनइक्वल हैं इन मेजर। लेट सपोज एक 60 डिग्री है दूसरा 50 डिग्री है, दोनों अनइक्वल हैं। द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, जो भी बड़ा आपके पास एंगल होगा उसके अपोजिट साइड जो होगी इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। तो वो साइड आपके बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द जिसका एंगल स्मॉल है उसके अपोजिट साइड के। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ नज़र आ रहा है साइड ए सी बड़ी है और आपके पास साइड ए बी छोटी है तो आपके पास ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ए बी के अपोजिट एंगल एंगल सी से। एंगल सी छोटा होगा, एंगल बी बड़ा होगा। अब हमें यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स हम डाटा निकाल सकते हैं वो ये कि गिवन आपको है एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें आपके पास एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। यह आप यहाँ से चीज़ निकाल रहे हैं डाटा। आपको प्रूफ क्या करना है, आपके पास साइड ए सी की लेंथ साइड ए बी से बड़ी होगी और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप एंगल ए बी एम, सबसे पहले ए बी एम एक एंगल ड्रॉ करेंगे ये वाला, जो कि आपके अगर पूरी ट्राइंगल की बात करूं तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉ किया। अभी आपके पास ये जगह खाली है और ये आप एंगल ड्रॉ करेंगे इस मुताबिक कि आपके जो भी डायग्राम बनी है उसमें एंगल सी, ये वाला एंगल, इसके बराबर ये एंगल आए। तो आपने कहा ए बी एम इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपके पास एंगल सी के बराबर एंगल होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री आप बनाएंगे। इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट आ गया, ये एम पॉइंट हो गया। अब आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो बाइसेक्टर एक नए पॉइंट एन पॉइंट पे मीट होगा। तो ड्रॉ करना है आपने बी एन, ये बाइसेक्टर है एंगल एम बी सी का, एम बी सी ये वाले एंगल का। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जब बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अपने एम बी सी के तो आपका अब जो एंगल है वो मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एंगल 1 इसको अगर कहें और इसको एंगल 2 कहें तो आपके पास ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर का काम ही ये होता है कि वो एंगल को बाइसेक्ट यानी इक्वल हाफ में ब्रेक कर देता है।
तो आपकी ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी। इसके मुताबिक अब आप प्रूव करेंगे कि आपके पास जो साइड ए सी है वो बड़ी है साइड ए बी के। तो अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अब सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर कहेंगे कि आपके पास एंगल ए एन बी, आपके पास ए एन बी ये वाला एंगल, ये एंगल आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये वाला एंगल ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल सी बी एन। ट्राइंगल आपकी सी बी एन ये वाली ट्राइंगल है। तो जाहिर है आपके पास इस ट्राइंगल के बाहर ये एंगल आ रहा है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अगर इस तरीके से है तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए एन बी ये वाला एंगल ये बराबर है एंगल सी प्लस एंगल 2 के। एंगल 2 आपका ये एंगल है और एंगल सी आपके पास ये वाला एंगल है। इन दोनों एंगल के बराबर आपके पास ये आ रहा है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की है। वजह उसकी ये है कि आप कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपके सेम है, तो आप एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर सकते हैं और एंगल सी की जगह आप एंगल ए बी एम, ए बी एम आपके पास ये वाला एंगल है, ये जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था इस जगह पर आपने कहा था कि ये वाला एंगल आपके पास बराबर होगा, इधर मेंशन भी किया हुआ है कि ए बी एम बराबर है एंगल सी के। आपने कंस्ट्रक्शन की थी तो एंगल सी की जगह आप लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए बी एम। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो ए बी एम ये एंगल है और आपके पास एंगल 1 ये वाला एंगल है, यानी कि ये पूरा एंगल आपके पास कहलाता है ए बी एन एंगल। आपके पास ए बी और एन एंगल है, तो आपने यहाँ पर कहा कि मेजर ऑफ एंगल ए एन बी। ए एन बी आपके पास यहाँ जो एंगल है ए एन बी, अगर इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाला एंगल बराबर आया आपके पास एंगल ए बी एन के, ए बी एन इस एंगल के। तो जाहिर है अभी आपने यहाँ पर ये प्रूफ किया पूरा और रीजन आप इसका देंगे बाय एंगल एडिशन पोस्टुलेट। तो अगर मेरे पास ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब इनके अपोजिट लेंथ जो हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं ये भी बराबर होंगी। यानी एन के अपोजिट मेरे पास ए बी है और दूसरा आपके पास इस एंगल के अपोजिट ए एन लेंथ है। तो यहाँ पर दोनों लेंथ्स एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके पास ये लेंथ और ये पूरी लेंथ बराबर आ रही है क्योंकि इन दोनों के एंगल्स बराबर आ रहे हैं। तो पीछे थ्योरम्स में आपने पढ़ा है कि अगर दोनों एंगल्स बराबर आ रहे हैं किसी भी ट्राइंगल के तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी उनकी भी लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगी। तो अगर मेरे पास ए एन बी, ठीक है, ए एन बी ये वाला एंगल और दूसरा ए बी एन ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लेंथ भी एक दूसरे के बराबर हैं और ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया ये एंगल्स दोनों के बराबर आ रहे हैं। और अब ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मेरे पास ए बी जो लाइन है, ए बी आपके पास ये लाइन है और ए एन ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो आपके पास ए सी लाइन ये पूरी है और ये ए सी लाइन बड़ी है ए एन के मुताबिक। तो अगर आप यहाँ पर ए एन की जगह ए बी पुट कर दें, यानी इसकी जगह ए बी पुट कर दें, तो ए सी शुड बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ साइड ए बी, जो आपको प्रूफ करना था अपने इस थ्योरम के अंदर कि आपके पास जो एक साइड है जो लार्जेस्ट है वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द अदर जो भी आपकी दोनों साइड्स बाकी ट्राइंगल की रह गई। यहाँ पर साइड ए सी बड़ी थी और आपकी साइड ए बी छोटी थी, यही चीज आपको इधर प्रूफ करनी थी और आपने इस थ्योरम के मुताबिक प्रूफ कर लिया। अब इस थ्योरम के बाद कुछ कोरोलरीज हैं, कुछ कोरोलरी पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पास सबसे पहले कहा है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड। कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें ये हाइपोटेनस बड़ा होता है, लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द अदर टू साइड्स। और सिमिलरली किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो अपोजिट साइड होती है टू द ऑब्ट्यूज एंगल अगर ये है और इसके अपोजिट साइड आपकी ये है तो ये अपोजिट साइड इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स। जो भी आपके पास दूसरी बाकी साइड्स हैं उससे लार्जर ही होगी आपकी जो अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट साइड है ऑब्ट्यूज एंगल के। तो ये सिंपल से पॉइंट्स है जो कि इस थ्योरम के बाद आपको डिस्कस करने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 में आपसे कहा है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स आप ले लें और उनको ऐड कर दें, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये दो लेंथ में लेता हूँ तो मेरे पास ये दो लेंथ का सम इस थर्ड लेंथ के बराबर नहीं आएगा बल्कि इससे बड़ा आएगा और यही चीज़ आपको इस थ्योरम में प्रूफ करने को कही है। यानी कि मेरे पास इधर से मैं जो डाटा निकाल सकता हूँ सिंपल, आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी गिवन है
इसमें आप कह रहे हैं कि मेरे पास ए से लेके बी तक और फिर ए से लेके सी तक की लेंथ अगर मैं निकालूं और दोनों का सम कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो साइड बी सी है ये छोटी होगी इन दोनों के सम के। तो पहला पॉइंट आपका मेजर ऑफ लेंथ ए बी या साइड ए बी प्लस मेजर ऑफ साइड ए सी, लाइन ए सी को आप मेजर कर लें और दोनों को ऐड कर दें। आपके पास जो साइड बी सी होगी उसकी लेंथ कम आएगी एज कम्पेयर टू द सम ऑफ बोथ आपकी साइड्स। और यही आप इसको किसी और तरीके से भी कर लें, आप ए बी को ऐड करवा दें पहले बी सी के अंदर, तो ये दोनों का सम बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए सी। सिमिलरली आप ए सी को और बी सी को ऐड करवा दें तो आपके पास ये ए बी लेंथ से दोनों का सम बड़ा हो जाएगा। और एक कॉमन सेंस वाली बात भी है कि अगर मैं ए बी और ए सी दोनों को ऐड करवा रहा हूँ तो मेरे पास जो तीसरी साइड होगी वो छोटी ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी अगर आप थोड़ा सा इधर लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है उसमें बी ए जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे टू द पॉइंट डी और इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि ए से डी तक की जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए ए से सी तक की लाइन के, यानी ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के बराबर सेम इक्वल होनी चाहिए। और फिर आप डी से सी तक जो लाइन है इसको ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये सिंपल सी आपकी कंस्ट्रक्शन थी। अब आप स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। आपके पास ट्राइंगल ए डी सी जो गिवन है, ट्राइंगल ए डी सी ए वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इधर ए से डी और ए से सी ये बराबर है, इसको हमने कंस्ट्रक्शन में कहा। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये भी बराबर होंगे, क्योंकि आप पीछे प्रूव कर चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो आपके पास यहाँ पर दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास एंगल बी सी डी, एंगल आपका बी सी डी ये वाला एंगल ये बड़ा है एंगल 1 से, क्योंकि आपको यहाँ एक तो नजर भी आ रहा है और दूसरा जाहिर है आपका बी सी डी बेसिकली एंगल ये पूरा ब्रेक हुआ है एंगल बी सी ए में, आपके पास बी सी ए में, और दूसरा एंगल 1 में। ये आपका एंगल इस तरीके से ब्रेक हुआ है तो आप कहेंगे देयरफॉर आपके पास एंगल बी सी डी इट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन एंगल 2। जाहिर है आप कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर दें इस पॉइंट पे, तो आपके पास एंगल बी सी डी ये बड़ा होगा एंगल नंबर 2 के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पर आपने लगाई। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपके पास एंगल बी सी डी ये एंगल 1 से भी बड़ा है और एंगल 2 से भी बड़ा है, देखने से भी आपको नजर आ रहा है। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, आपके पास ट्राइंगल बी डी सी ये पूरा ट्राइंगल जो गिवन है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास मेजर ऑफ साइड बी डी ये आपके पास बी से डी तक की साइड ये बड़ी है एज कंपेयर टू बी से सी तक की साइड। वजह उसकी सिंपल सी है, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। आपके पास ये साइड अगर बड़ी है और आपने कहा कि पूरा एंगल एंगल बी सी डी, यहाँ पर एंगल बी सी डी ये बड़ा है एज कम्पेयर टू एंगल आपके पास साइड बी सी, साइड बी सी आपके पास ये है और इसके अपोजिट एंगल आपका एंगल नंबर 2 है। तो एंगल 2 आपने यहाँ पर कहा छोटा है, तो इसका मतलब आपके पास जो साइड है बी डी ये बड़ी होगी एज कम्पेयर टू साइड बी सी के। और रीजन आपने सिंपल इसका दिया कि आपके पास दोनों एंगल्स उसमें से एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो अब अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई तो 6 पॉइंट पे आते हैं। आपके पास अब कहा है कि ये सारी बातें तो क्लियर हैं, लेकिन आपके पास जो लेंथ बी डी है ये बराबर है मेजर ऑफ लेंथ ए बी प्लस मेजर ऑफ लेंथ ए डी। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, मैं दोबारा डायग्राम आपकी यहाँ बनाता हूँ। चलिए ये रफ सी डायग्राम मैंने बनाई है। आपके पास यहाँ पर साइड बी डी, मेजर ऑफ साइड बी डी ये पूरी साइड आपकी बराबर है ए से बी और फिर ए से डी तक के, क्योंकि आपका ए पॉइंट जो आपने लिया था उसको एक्सटेंड किया टू द पॉइंट डी, तो दोनों का सम कर दें आपके पास बी से डी तक की लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर आपने इधर तो रीजन दिया कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास जो ए से बी है वो तो अपनी जगह, ए से डी बराबर है ए से सी तक, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि आपने ए से डी तक की जो लाइन एक्सटेंड की थी वो ए से सी तक की लेंथ के मुताबिक की थी, यानी कि ए से डी बराबर था ए से सी तक। ये कंस्ट्रक्शन है सिंपल। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मेजर ऑफ लेंथ बी डी ये बराबर है इसके, और मेरे पास यहाँ पर मेजर ऑफ लेंथ मैंने यहाँ पर प्रूफ किया था कि मेजर ऑफ लेंथ बी डी यानी कि साइड बी डी की लेंथ बड़ी है आपकी साइड बी सी से। तो इस चीज़ की जगह अगर मैं सिंपली ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास मेजर ऑफ ए बी
प्लस मेजर ऑफ साइड ए सी, ये बराबर के बजाय बड़ा हो जाएगा मेजर ऑफ साइड बी सी के। तो यहाँ पर आपके पास ये प्लस साइन है, इधर इज इक्वल टू लिखा हुआ है। तो सिंपली आपके पास लेंथ ए बी प्लस लेंथ ए सी, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये बड़ी होंगी लेंथ बी सी के। ये आपने सिंपल बी डी की जगह वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। और अगर आप गौर करें तो आपके पास तीन में से एक पार्ट यही प्रूव करने को कहा था कि आपके पास तीन लेंथ हैं, तीन साइड्स हैं, उसमें से कोई से भी दो आप ऐड करोगे तो तीसरी साइड से उनका सम बड़ा आएगा। और सिमिलरली अब आप नेक्स्ट पॉइंट इसी तरीके से आएंगे, सिमिलरली आप जितने भी बाकी दोनों पॉइंट्स हैं उन्हें भी वन बाय वन इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं बाय द अबव प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी आप यही लिखेंगे बाय द अबव प्रोसेस, क्योंकि आपने एक प्रूफ करके बता दिया और बाकी जितने भी हैं वो सेम इसी मेथड से प्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सा थ्योरम था। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि आपसे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ्स ऑफ द साइड फॉर्म्स अ ट्राइंगल, यानी कि आपको यहाँ पर वन बाय वन गिवन है कि इनमें से कौन कौन से आपके ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो आपको सिंपल ये करना है, आपके पास तीन साइड है, शुरू की दो पहले लेने 3+4, ये बड़ी आनी चाहिए 5 से, या 3 और 5 ले लें, इनका सम करें, ये बड़ा आना चाहिए तीसरी 4 के। और सिमिलरली 4 और 5 ले लें तो ये बड़ा आना चाहिए इनका सम जो एक रह गया 3 के। अगर जिस तरीके से ऊपर वाला हमने थ्योरम पढ़ा है इस तरीके से आप सिंपल ऐड करके चेक कर लेते हैं और ये वाकई बड़े आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आपके पास ये तीनों जो गिवन डाटा है इसके मुताबिक आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये बाकी एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा। दूसरी एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि 2+4 6 होता है और 7 बड़ा है, तो 2+4 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि लेस देन 7 है, तो ये आपकी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा थ्योरम इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो हमने डिस्कस करनी थी। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट थ्योरम की तरफ। लास्ट थ्योरम यानी कि थ्योरम नंबर 4 में आपसे कहा है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, कोई भी एक लाइन है आपके पास, उसमें से कोई भी पॉइंट ले लें आउटसाइड दैट लाइन, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे उस लाइन से, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी कि आपके पास ये पॉइंट है और ये लाइन है, इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो ही आएगा। अदरवाइज कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर लें, ये हो या ये हो या कोई भी आपकी लाइन हो, ये सारी शॉर्टेस्ट नहीं होंगी, ये आपके पास शॉर्टेस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है तो ये फॉर एग्जांपल 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो मिनिमम लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर लाइन से ही आपको मिलेगी और यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करने को कही है। तो गिवन क्या है, यहाँ से आप जो डाटा निकाल सकते हैं स्टेटमेंट से, आपके पास फ्रॉम अ पॉइंट सी, लेट सपोज आपके पास एक पॉइंट सी है, आप सी डी ड्रॉ करेंगे, आपकी ए बी लाइन है, इसमें एक पॉइंट डी है, तो सी से डी तक एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये परपेंडिकुलर होगी टू ए बी लाइन। आपके पास ये लाइन ए बी है, इसके परपेंडिकुलर आपकी लाइन सी डी होगी मीटिंग एट पॉइंट डी। आपके पास जो पॉइंट डी है उस पर ये लाइन मीट कर रही होगी और साथ ही साथ आप एक और पॉइंट रैंडमली कोई भी ले सकते हैं ई, और सी से ई तक उसको जोड़ दें तो आपके पास लाइन सी ई आ जाएगी। इट इज एनी अदर सेगमेंट, यानी कि कोई भी आपके पास रैंडम लाइन सेगमेंट है जो कि आपकी लाइन ए बी के ऊपर मीट करती है एट पॉइंट ई। तो ये सिंपल सा आपके पास यहाँ पर डाटा गिवन है। अब इसके मुताबिक आपने यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, आपके पास जो साइड सी डी है या आपके पास लाइन सी डी है, इसकी अगर आप मेजरमेंट करें तो मेजर ऑफ लाइन सी डी ये लेस देन है मेजर ऑफ लाइन सी ई के। ज़ाहिर है आपने प्रूफ करना है जो परपेंडिकुलर है इट इज़ द शॉर्टेस्ट टू एनी अदर लाइन, जो कि आपके परपेंडिकुलर के अलावा लाइन होगी। तो सी डी आपकी परपेंडिकुलर लाइन है और सी ई कोई भी रैंडम पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, तो सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ और या शॉर्टेस्ट लाइन। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए आपका सबसे पहला पॉइंट आएगा आपके पास एंगल 1, ये एंगल 1 है, इट इज़ एन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ये आपका सी डी ई एक ट्राइंगल बना है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें ट्राइंगल सी डी ई को, तो आपके पास एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के बाहर है और सिंपल इसका रीजन आप देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सेकंड पॉइंट पे आप कहेंगे देयरफॉर एंगल 1 शुड बी ग्रेटर देन एंगल 3। ये पीछे हमने पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आपके पास एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बात आपकी क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट पे आपके पास आते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास एंगल 2 वो भी बड़ा होगा एंगल 3 से, क्यों? क्योंकि एंगल 1
और एंगल 2 दोनों राइट एंगल्स हैं, यानी कि आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक तो बराबर हैं, दूसरा ये दोनों राइट एंगल्स हैं। तो ये सारी बातें जब हमने यहाँ पर मेंशन कर दी तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास एंगल 2 के अपोजिट साइड CE है, ये वाली लेंथ आपकी, ये वाली साइड एंगल 2 के अपोजिट है, तो जाहिर है एंगल 2 अगर बड़ा है तो ये साइड बड़ी होगी। और आपके पास एंगल 3 के अपोजिट साइड साइड CD है, तो आपके पास लाइन CD ये छोटी होगी क्योंकि आपका एंगल 3 छोटा है एज कम्पेयर टू एंगल 2। तो सिंपली आपने यहाँ पर कहा कि अपोजिट साइड्स टू ग्रेटर एंगल, अपोजिट साइड आपकी जो है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेटर एंगल। जो ग्रेटर एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी, जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तो एंगल 2 यहाँ पर आप कोरिलेशन यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने कहा एंगल 2 बड़ा है तो आपकी साइड CE बड़ी होगी, और एंगल 3 छोटा है तो उसके मुताबिक साइड CD छोटी होगी एज कम्पेयर टू साइड CE। तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया। जब ये सारी बातें आपने कर दी तो आप कहेंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट जो CD है इज लेस देन एनी अदर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम C टू AB, यानी कि आपके पास C से कोई और पॉइंट भी अगर ड्रॉ करते, लेट सपोज E की जगह यहाँ F पुट कर देते, तो आप इसी अबव प्रोसेस के थ्रू बता सकते थे कि आपके पास शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगी वो CD की ही होगी, CD ही आपके पास शॉर्टेस्ट होगा। और यही आपके इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करने को कहा था। और यहाँ पर आपके चैप्टर का लास्ट थ्योरम डिस्कस हमने कर लिया। एक आपके पास पॉइंट है, एक कोरोलरी है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट ऑन अ लाइन इज 0, यानी कि आपके पास अगर एक लाइन है और उसी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है दूसरा, तो उस लाइन और उस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, आपके पास अगर ये लाइन है और ये पॉइंट है तो इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ, लेकिन अगर लाइन के ऊपर ही पॉइंट होगा तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 0। जाहिर है वो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, पॉइंट आपके पास लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये सिंपल सा आपके पास एक पॉइंट था, एक कोरोलरी था। तो बस यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। हमने जितने भी थ्योरम्स से याद रहे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स और थ्योरम्स डिस्कस करवा रहा हूँ। अभी हम एक्सरसाइज डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक्सरसाइज हम फिर किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोशिश तो पूरी थी कि डिटेल में सारे थ्योरम समझा दूँ। अगर नहीं समझ आता थ्योरम पहली दफ़ा तो 2-3 दफ़ा पीछे जाके दोबारा देखें, और शुरू से चैप्टर 9 से पकड़ के रखें, बीच में ना आए। अगर आपने बीच में इस चैप्टर को पढ़ा है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल से समझ आए, क्योंकि बीच से आपने स्टार्ट किया है। तो कोशिश करेंगे चैप्टर 9 से स्टार्ट करें, थ्योरम वहां से मैं लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज कोशिश पूरी थी कि आपके पास अगर इसको पहली दफ़ा भी पढ़ रहे हैं तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर नहीं समझ आई और पीछे से भी पढ़ रहे हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई एक आध पॉइंट आप मिस कर गए, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।